कल मैंने आपको बोनस शेयर का मतलब और उसके एडवांटेजेस बता दिए थे, राइट? हाँ सर। चलो अब आगे सुनो, अच्छे समझो। अब आगे हम ये पढ़ेंगे बेसिकली कि जैसे आपको बोनस इशू करना है, तो आप ये बात तो समझ गए हो कि शेयर होल्डर को फ्री में मिल रहे हैं शेयर्स, बट इसकी कॉस्ट कौन बियर कर रहा है? कंपनी। बियर कर रही है। तो इसका पे आउट कहाँ से करेगी, पैसा निकालेगी कहाँ से? तो नॉर्मली ये माना जाता है कि जब भी बोनस इशू होता है उसकी कॉस्ट कंपनी बियर करती है और इसकी पेमेंट वो अपने फ्री रिजर्व से कर सकती है। कहाँ से कर सकती है? या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से या कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट से। तीन जगहों से जो है बोनस इशू की पेमेंट कर सकती है। पेमेंट करने का मतलब है कि उतना अमाउंट यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा और कैपिटल में दिखने लग जाएगा, या तो फ्री रिजर्व, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। आप बोलो, कोई तकलीफ? नहीं। क्लियर है। बोनस इशू की कंडीशन पे आते हैं। बोनस शेयर कैसे इशू करना है? तो सबसे पहली बात तो शर्त ये होती है कि आर्टिकल्स ऑथराइजेशन होना चाहिए। कहाँ से? आर्टिकल्स। दूसरा, जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करोगे, कोई दिक्कत? नहीं सर। कौन सा रिजोल्यूशन पास करना? ऑर्डिनरी पास करना। कैसा? ऑर्डिनरी। ठीक, ये इंश्योर करना है कि आपने कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट में या प्रिंसिपल पेमेंट में अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया, मतलब लोन की पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया है। ये इंश्योर करो कि एम्प्लॉइज का जो प्रोविडेंट फंड है या सैलरी है उसको पे करने में आपने डिफॉल्ट नहीं किया है। बताओ, 4 पॉइंट समझ आए कि नहीं है? सबसे पहले आर्टिकल से परमिशन होनी चाहिए बोनस शेयर इशू करने की। दूसरी बात, बोर्ड से ऑथराइज होना चाहिए, जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। तीसरा, आपने लोन पेमेंट में मतलब लोन के इंटरेस्ट या प्रिंसिपल में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। चौथा, एम्प्लॉइज के जो ड्यू बनते हैं, सैलरी बनती है जैसे प्रोविडेंट फंड बोनस, ये पे करने में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। ये बात समझ आई कि नहीं है? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, क्या कारण है कि डिफॉल्ट्स को रोका गया है? क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो तो आपकी हिम्मत कैसे हो रही है कि फ्री में शेयर बांट दो? आधा कर्जा तो चुका दो, फिर फ्री में शेयर बांटने के बारे में सोचना सही बात है, गलत बात? यस सर। उसके अगर शेयर पार्टली पेड अप है तो आधा पैसा आया शेयर का, तो इनको बोनस शेयर इशू नहीं किए जाएंगे जब तक वो शेयर फुल्ली पेड अप ना हो जाए। क्या ना हो जाए? फुल्ली। फुल्ली पेड अप ना हो तब तक नहीं होता। जैसे आप खुद सोचो ना, 10 रुपए का शेयर है, आपने मेरे को अभी 2 ही रुपए बस एप्लीकेशन पे दिया है, तो क्या आप एलिजिबल हो? आपको क्या मैं बोनस शेयर दूं? नहीं। आप कम से कम पूरा 10 रुपए दो, फुल्ली पेड करो, तब मेरे से बोनस शेयर दो। मेरी बात कितनी क्लियर है? आगे से क्लियर है। इसमें कोई डाउट? नहीं। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है, हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। अब एक बात सुनो, क्या होगा, अलग अलग जगह में अगर शेयर्स के प्रोसीजर बताऊंगा तो आप चकरा जाओगे, ठीक है? मैं सबके लिए आपको एक कॉमन अभी लिखवा दूंगा प्रोसीजर, आप उसी को ना, कोई भी आपको इशू है उसमें वही लिख के आना, ठीक है? यस सर। मैं कॉमन लिखवा दूंगा अभी, तो जो भी इशू है, चाहे वो बोनस इशू है, स्वेट इक्विटी है, कुछ भी है, आप वही लिख कर आ जाना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको अलग अलग नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप तो एकदम घूम जाओगे उसमें, ठीक है? मेरी बात ठीक है समझ सर। आई? यस सर। तो इसको हम लोग ना टू राइट कर देते, इसको ना अपन लिख देते, ज्यादा बेटर होगा मुझे लगता है। ठीक, अब जैसे अपना बोनस हो गया, क्या हो गया? बोनस। बोनस हो गया। तो अगला इशू बेटा इसके बाद जो आता है वो होता है ईसॉप। क्या आता है? ईसॉप। अच्छा एक बात बताओ, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? सर तो जो जो अपन एम्प्लॉय डायरेक्टर को मिले, एम्प्लॉय को परमानेंट एम्प्लॉयज को देते हैं क्या? डिस्काउंट? विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब डिस्काउंट विदाउट में देते कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन के। बिना किसी नहीं, नॉन कैश कंसिडरेशन, मतलब कैश के अलावा हाँ नॉट। नॉन कैश डिस्काउंटेड रेट पे। ना, याद रख। आई बात समझ में? यस सर। अब ना उसी का एक दूसरा वेरिएंट भी है, ठीक है, जिसको ईसॉप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईसॉप। इसके बारे में सुने हो क्या कभी? हाँ सर। क्या होता है? सर डिस्काउंट में इशू करते हैं, मतलब ये शेयर्स तो नहीं एम्प्लॉय देते, के लिए एक लेटर स्टेज में उनको कंपनी शेयर्स देती है अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए, या फिर एक ओनरशिप स्टॉक प्रोवाइड कर ऑप्शन देती स्कीम बेसिकली जो क्या कुछ है? टाइम के लिए देती है, उसके बाद फिर मतलब आज इशू करेगी तो फ्यूचर में कुछ ऐसा था उसका। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एक ऐसी स्कीम है जहां कंपनी अपने एम्प्लॉयज को शेयर अभी इशू ना करके एक ऑप्शन दे देती है है। जिसको फ्यूचर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। कहाँ एक्सरसाइज कर सकते हैं?
फ्यूचर में। फ्यूचर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो प्री डिटरमाइंड रेट बताया जाता है उस रेट पर शेयर खरीद सकते हैं। क्या खरीद सकते हैं? शेयर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, वहां के 10 एम्प्लॉई हैं, उनको कंपनी ने ये ऑप्शन दिया है कि आप कंपनी के 5 शेयर, कितने शेयर? 5। 100 रुपए के हिसाब से खरीद सकोगे आफ्टर 1 ईयर। कब? आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर। अब यहाँ पर बात ये है कि अगर आफ्टर 1 ईयर शेयर का रेट 2000 रुपए पर शेयर भी हो जाता है, आपको कितने में मिलेगा वो शेयर? 100 में। आपको 100 रुपए में मिलेगा। इसको ईशॉप बोलते हैं। कितना क्लियर हुआ ईशॉप? क्लियर है सर। कितना अच्छे समझ आया कि आधा अधूरा समझ आया? अच्छे से। तो यहाँ पर आपको अभी शेयर इशू नहीं किया जा रहा है, आपको सिर्फ क्या दे दिया जा रहा है? ऑप्शन दे दिया जा रहा है। इसको आप क्या करोगे बाद में, एट अ फ्यूचर डेट क्या कर सकते हो? इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखना कि ऑप्शन देने में और ऑप्शन एक्सरसाइज करने में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। कितने साल का? 1 साल का। 1 साल का गैप होना चाहिए। अब आज ऑप्शन मिल रहा है तो उसका इस्तेमाल कितने समय में करना है आपको? 1 साल बाद। मेरी बात कितनी समझ आई ये बताओ? आगे क्लियर है सर। अच्छे से। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मींस ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी और कंपनीज इफ एनी which gives such director, officer or employee the benefit or right to purchase or to subscribe for the share of the company at a future date at a predetermined price। बोलो मन और जीवन में कोई तकलीफ इसको लेकर? नहीं सर। आपको ये क्लियर है? अब यहाँ पे एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? तो ये वही होता है जो अपने स्वेट इक्विटी में पढ़ा था। एम्प्लॉय वो है जो परमानेंट एम्प्लॉय है, मतलब जो 1 साल से ज्यादा इंडिया में 1 काम साल तक। आपके लिए काम किया, चाहे इंडिया में हो या अब्रॉड में हो। उसके डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं। फिर आपकी सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं। आई मेरी बात समझ में? यस सर। इसमें कोई डाउट है? नहीं। क्लैरिटी है कि नहीं? हाँ या ना? सभी लोग बोलो हैंड रेज हाँ कर। सर। क्या ये क्लियर है? ईसॉप। अब ईसॉप के प्रोविजंस पे आते हैं एक एक करके। प्रोविजन नंबर 1, ईसॉप के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है तो आप नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजोगे। क्या भेजोगे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये आईएमपी एग्जाम में पूछता है कि जब ईसॉप किया जाता है तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या डिटेल डाले जाते हैं। तो इसमें डिटेल ये रहता है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हम क्यों एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ला रहे हैं। तो इसमें बताया जाता है कि कितने स्टॉक ऑप्शन हम ग्रांट करेंगे, किन एम्प्लॉयज को करेंगे, हमने एम्प्लॉयज की एलिजिबिलिटी कैसे निकाली, हमने कैसे देखा कि किन एम्प्लॉयज को करना है। देखो बहुत आसान है। आपकी कंपनी ईसॉप ला रही है, ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होगा? शेयर होल्डर अप्रूवल लगेगी, ठीक है। तो आपने क्या किया होगा? नोटिस भेजा होगा। क्या भेजा होगा? नोटिस। तो क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा तो यहाँ पे क्या लगने वाला है आपको? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। आपको क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या बताओगे शेयर होल्डर को। तो बताना कितने लोगों को आप स्टॉक ऑप्शन देने वाले हो, किन एम्प्लॉयज को आपने आइडेंटिफाई किया है, किस बेसिस पर किया, क्या अप्रेजल प्रोसेस था, कैसे आपने उनको एलिजिबल माना। देन वेस्टिंग पीरियड क्या होगा, तो कितने समय के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। लिख दे रहा हूँ, वेस्टिंग का मतलब कितने समय के लिए ऑप्शन वैलिड है। क्या है? ऑप्शन वैलिड है। वैलिड है, ठीक है। फिर मैक्सिमम पीरियड बता देंगे, ठीक। फिर ऑप्शन का यूज कैसे होगा बता दिया जाएगा। फिर ये बताया जाएगा कि लॉक इन पीरियड क्या होना है। लॉक इन पीरियड मतलब अगर वो अभी शेयर खरीद ले तो कितने समय तक उनका रखना पड़ेगा शेयर। जैसे आपको मैंने स्वेट इक्विटी में बताया कि 3 साल तक आप उन शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या लॉक इन पीरियड रहेगा। ये बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। अच्छे से क्या आधा अधूरा? अच्छे से। अब ये प्रोविजन नंबर 1 हो गया। अब अगला प्रोविजन ये बोलता है कि जो भी आप शेयर का प्राइस रखोगे या जो भी ऑप्शन का प्राइस रखोगे वो अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से होना चाहिए। किसके हिसाब से होना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसीज। भाई? जैसे शेयर का वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़े हो कि नहीं अभी तक? ये बताओ, वैल्यूएशन ऑफ शेयर आज तक अकाउंट्स में कभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? मौका नहीं मिला कि मिल चुका है? नहीं मिला होगा ना।
आगे तुम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अकाउंट्स में पढ़ोगे बीकॉम में। तो ये याद रखना कि जैसे हम एक प्री डिटरमाइंड रेट बता रहे हैं एम्प्लॉइज को, तो आपको ये इंश्योर करना होता है कि बराबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से आपने प्राइस डिटरमाइन किया है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, देन वेस्टिंग पीरियड कम से कम 1 साल का होना चाहिए। मैंने आपको ये बताया है कि जब आपको ऑप्शन मिले और इस्तेमाल करने में कितना गैप होना चाहिए कम से कम? 1 ईयर का। 1 ईयर। आप बताओ, इसमें कोई तकलीफ? नहीं सर। देन कंपनी का चॉइस है कि वो अपने हिसाब से लॉक इन पीरियड बता सकती है कि शेयर खरीदने के बाद कितने समय तक आप जो है उसको ट्रांसफर नहीं करो। नहीं कर। आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया? समझ आ हाँ रहा है? सर। हाँ। देन अभी सिर्फ आपको एक ऑप्शन मिला है, क्या आपके हाथ में शेयर आ चुके हैं? नहीं सर, ऑप्शन है जब हमारे आपके पास हाथ एक में शेयर लेटर नहीं आया तो ना आपको अभी डिविडेंड मिलेगा ना आप वोटिंग कर सकोगे। आप वोटिंग तब कर सकोगे, आपको डिविडेंड तब मिलेगा जब आप क्या यूज कर दो, अपने ऑप्शन को यूज करके शेयर खरीद लो। जैसे वेदिका के पास अभी शेयर खरीदने का केवल ऑप्शन भर है, तो क्या उसको कंपनी से डिविडेंड मिल जाएगा? नहीं नहीं। सर। क्या वो वोटिंग कर सकेगी, मीटिंग अटेंड कर सकेगी? नहीं। नहीं। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अगला सवाल ये उठता है कि जैसे एक एम्प्लॉई है, उसको ऑप्शन मिला है, मान लो उसकी डेथ हो गई, वो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया, उसने रिजाइन कर दिया, तो क्या होगा? सवाल ये, हम्म, क्या होगा सवाल ये। तो जैसे अगर उसकी डेथ हो गई, सर तो वो ऑप्शन उसके लीगल हायर को मिल जाएगा। अगर डेथ हो गई तो ये ऑप्शन जो है वो लीगल हायर को चला जाएगा। किसको चला जाएगा? लीगल हायर। या नॉमिनी को चला जाएगा। अगर उसने जिंदा रहते नॉमिनी बना दिया था तो कोई दिक्कत? नहीं सर। अगर वो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, क्या हो गया? परमानेंटली इनकैपेबल। परमानेंटली इनकैपेबल मतलब कोमा में चला गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसी दिन उसके साथ उसका ऑप्शन खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? ऑप्शन खत्म हो जाए। ठीक है, मतलब जैसे इनकैपेबल बोला या उसको बोलेंगे कि आज ही तुम यूज कर दो, नहीं तो तुम्हारा लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ईमानदारी से बताओ कितना क्लियर है? नहीं सर। वैसे अगर कोई रिजाइन कर देता है, क्या कर देता है, रिजाइन। या सर्विस टर्मिनेट हो जाती है तो बोला जाता है रेजिग्नेशन के दिन ही ऑप्शन का इस्तेमाल करो, नहीं तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो समझ सर आया? तो अगर हाँ, 1 साल का पीरियड नहीं भी हुआ है तो भी उन लोग रिजाइन करने में या परमानेंट हाँ, तो उसके लिए जिस दिन इनकैपेबिलिटी। हटेंगे ना उसी दिन, या जिस दिन परमानेंट इनकेपेबल होंगे उसी दिन यूज करना है, नहीं तो खत्म हो जाएगा ऑप्शन। यस सर। कितना समझ आया? ओके। तीनों सिचुएशन समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। अच्छे से क्या आधा दूर? अच्छे से प्रोसीजर के लिए मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले आपको? लिखाओगे। ठीक है, एक ही लिखवाऊंगा, सारे उसमें कवर हो जाएंगे, बार बार का झंझट नहीं पालना है। ठीक है, अब आपने आज क्या क्या इशू पढ़ दिए बताओ? ईसॉप हो गया, बोनस शेयर। बोनस हो गया, कोई तकलीफ दोनों में? नहीं। नहीं है, समझ आ गया? हाँ सर। चलो, अब उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल ऑफर। क्या आता है? प्रेफरेंशियल ऑफर। यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये है फॉर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्या है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अगर यही चीज प्राइवेट कंपनी में होती है तो इसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। भाई अगर मैं प्रेफरेंशियल ऑफर बोलूँ तो इसका मतलब होता है जब आप शेयर्स जो होता है वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को ऑफर कर देते हो। किसको ऑफर कर देते हो? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। इसे हम प्रेफरेंशियल ऑफर बोलते हैं। ठीक है, जब प्रेफरेंशियल ऑफर होता है तो इसका मतलब ये है कि आप पब्लिक इशू नहीं ला रहे हो, आप राइट इशू नहीं ला रहे हो, आप ईसॉप नहीं ला रहे हो, आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कुछ लोगों को पकड़े और उनको शेयर इशू कर दिए, दैट्स इट। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। तो अगर आपको अभी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना है, मतलब सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को शेयर ऑफर करना है, तो कुछ शर्तें पूरी करना पड़ेगा। सबसे पहला आर्टिकल से ऑथराइजेशन होना चाहिए। कहाँ से? आर्टिकल्स। दूसरा स्पेशल रिजोल्यूशन पास करोगे। क्या पास करोगे? स्पेशल। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करे तो मीटिंग का नोटिस भी भेजे होगे, सही बात है? ये सर। तो उसके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, किसमें? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ये सब बताना। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, क्यों आप प्रेफरेंशियल इशू ला रहे हो, कितने शेयर्स बेचोगे, किस रेट पर बेचोगे, आपने प्राइस कैसे कैलकुलेट किया, ठीक है, किस दिन आपने प्राइस कैलकुलेट किया। शांत मन से देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ।
प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पब्लिक कंपनी की एक ऐसी एक्टिविटी है जहां वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर ऑफर कर रही है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन मेंशन्ड है, जैसे आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए कि एक पब्लिक कंपनी प्रेफरेंशियल इशू ला सकती है। दूसरा, शेयर होल्डर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे। तीसरा, जब नोटिस भेजेंगे तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी, उसमें ये सब बताएंगे कि आप ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हो, कितने शेयर का कर रहे हो, आपका रेट क्या है, आप रेट कैसे डिटरमाइन करें, और रेलेवेंट डेट। आप बताओ, कोई दिक्कत? नहीं सर। जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा तो उसके 12 महीने के अंदर आपको शेयर अलॉट करने होंगे। कितने महीने के अंदर? 12 मंथ्स के अंदर। ठीक। 12 महीने खत्म होने के बाद ही अगला प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता। कोई दिक्कत? नहीं। अच्छे से क्लियर है कि आधा अधूरा क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है। अगर आपने नॉन कैश कंसिडरेशन में, नॉन कैश कंसिडरेशन मतलब क्या? सर एसेट या फिर तो कैश के अदर देन कैश। तो ट्रीटमेंट क्या होगा इसका कि अगर आपने एसेट दिया और अगर वो डेप्रिसिएबल बैलेंस एसेट है डेप्रिसिएट उसको कहाँ कैरी करेंगे? बैलेंस शीट में कैरी करेंगे। बैलेंस शीट में, वरना फिर एक्सपेंस दिखा देंगे। बस ये ना एकदम अच्छे से आप रट डालना बेटा, रट डालना मतलब समझ देना। ठीक है, ये क्वेश्चन ना ये नॉन कैश वाला बहुत ज्यादा पूछता है, बार बार पूछता है। कहीं भी बोले तो आंसर 2 ही पॉइंट का होगा, या तो बैलेंस शीट में कैरी करेंगे अगर डेप्रिशिएबल फॉर्म में, और अगर ऐसा नहीं है तो उसको कहाँ दिखाएंगे? फिर एक्सपेंस में दिखाएंगे। एक्सपेंस में। कितना क्लैरिटी है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। आपको समझ आ गया? सभी लोग को, नंदनी, श्रुति, गुंजा, तनिषा, वेदिका, अंकिता, अमन, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो आपको पूरा प्रेफरेंशियल ऑफर समझ आ गया। प्रोसीजर को मैंने बोला है जैसा कि एक साथ आप करो, बार बार उसको करने की जरूरत नहीं है। क्लैरिटी आ गई? हाँ सर। चलो, अब उसके बाद बारी आती है राइट इशू की। किसकी बारी आती है? राइट इशू। राइट इशू का एक सिंपल सा मतलब बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना और भूलना मत। राइट इशू का मतलब होता है ऑफर ऑफ शेयर्स, ठीक है, इन केस ऑफ फर्दर इशू। क्या? ऑफर ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ फर्दर इशू। टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ब्रैकेट में, बिकॉज इट इज देयर राइट। सर कुछ नहीं समझ आया क्या बोले? ठीक बात। कंपनी है, कंपनी का कैपिटल वो 1 लाख है। कितना है? 1 लाख है। 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच। क्या? 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच। और कंपनी में करीबन 10 शेयर होल्डर है। कितने शेयर होल्डर है? 10। तो ये 1 लाख रुपए कौन लेकर आया होगा? 10 शेयर होल्डर्स भाई। 10 शेयर होल्डर। अब कंपनी को अभी रिक्वायर्ड है 3 लाख रुपए, और कितना? 3 लाख। ठीक है, उसके जो कितने शेयर बेचेंगे? 30,000 शेयर बेचेंगे। 30,000 शेयर। कितने के? ठीक नहीं। और खरीदेगा कौन? सवाल ये है ना। तो जैसे इनको रिक्वायर है और ज्यादा कैपिटल, तो फर्स्ट मेक ऑफर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। टू दीज 10 शेयर होल्डर। पहले इनको ऑफर करो, आप खरीदोगे क्या? ठीक। इफ दे से नो, देन कंपनी शैल ऑफर टू अदर। कुछ समझ आया? हाँ सर। क्या समझ आया? सर कि जैसे कंपनी अगर इशू करती है तो पहले के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रहते हैं उनके पास एक राइट रहता है कि उनको पहले ऑफर करेंगे, अगर वो लोग डिनाई करते हैं तो बाकी लोग को फिर वो कर अच्छा, सकते इनको हैं। क्यों दिया जाता है? कहानी भी समझो। क्या होगा कि कल को और शेयर होल्डर आएंगे ना, तो एक तो इनकी शेयर होल्डिंग घटेगी कंपनी में। सही बात है, गलत बात है? यस सर। और दूसरी बात, इनका डिविडेंड भी कम होगा। मानते हो? हम्म। क्यों कम होगा? जब शेयर होल्डिंग घटेगी तो डिविडेंड भी क्या होगा? कम होगा। कम होगा। क्या होता है, आप जितना शेयर रखते हो उसके परसेंटेज के हिसाब से डिविडेंड मिलता है। अब क्या होगा, यस और सर। शेयर होल्डर बढ़ेंगे तो प्रॉफिट का बंटवारा ज्यादा होगा। तो कंपनी लॉ में स्पेसिफाई की गई है बात की जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है कभी भी उनसे पहले पूछो कि वही शेयर देना चाहते हैं क्या। अगर वो मना कर दे तो फिर आप बाहर जाके बेचो। कोई दिक्कत? नहीं सर।
तो अब इसका तरीका क्या है? सबसे पहले तो हर बार आप ये चेक कर दो कि आर्टिकल में ऑथराइजेशन है कि नहीं। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। दूसरा, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा दो। क्या पास करवा दो? स्पेशल रेजोल्यूशन। सारे शेयर होल्डर्स को ऑफर लेटर भेज दो कि आपके लिए ऑफर खुला है 15 से 30 दिन तक। कितने दिन तक? 15 to 30 days तक। इस बीच आके आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब क्योंकि आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया, इसलिए क्या फाइल कर दो आरओसी के पास? MGT 14। ठीक है। अगर शेयर्स को डिक्लाइन कर दिया गया तो कंपनी अपने हिसाब से क्या कर सकेगी? फिर उसको अलॉटमेंट अलॉटमेंट कर सकेगी। जब अलॉटमेंट होगा तो हमेशा मैंने बताया कि अलॉटमेंट के 30 दिन के अंदर क्या किया जाता है? PS3 फॉर्म भरा जाता है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। जिन जिन लोगों ने शेयर खरीदा है सबके घर अलॉटमेंट के 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट भिजवा दिए जाएंगे। क्या भिजवा दिए जाएंगे? शेयर सर्टिफिकेट। चलो बताओ कितना समझ आया? आगे सर। राइट इशू अच्छे से है कि आधा अधूरा है? अच्छे से। कोई डाउट नहीं है? ESOP समझ आ गई अच्छे से? हाँ सर। कोई डाउट नहीं है ESOP में? नहीं। अब उसके बाद अगला क्या लिखा है देखो। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। इतना याद रखना कि जब राइट इशू फेल हो जाता है तो प्राइवेट प्लेसमेंट किया जाता है। कब किया जाता है? जब राइट इशू फेल हो जाता है तब। राइट इशू में हमने किसको ऑफर किया था? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। उन्होंने मान लो मना कर दिया तो हमको किसी को तो बेचना है ना। हाँ। तो हम क्या करते हैं, कुछ आइडेंटिफाइड लोगों को सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को बेच देते हैं। जिस चीज को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऊपर कह रहे थे आप, किसमें? पब्लिक कंपनी के केस में, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। ये तब किया जाता है व्हेन राइट इशू फेल्स। कब किया जाता है? व्हेन राइट इशू फेल्स। राइट इशू फेल होने का मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने और शेयर देने से मना कर दिया, तो फिर आप क्या करते हो? सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को शेयर बेच देते हो। इसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। आप बताओ कितना समझ आया प्राइवेट प्लेसमेंट? आगे सर। सिर के ऊपर से उन्हें देखिए, चकराए तो नहीं? नहीं। ईमानदारी से बोलो। हाँ ऊपर सर। आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पढ़ा, प्रेफरेंशियल ऑफर पढ़ा, ये किसके लिए था? पब्लिक कंपनियों के लिए। जब वो स्वेच्छा से सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर ऑफर कर रही है तो प्रेफरेंशियल ऑफर है। ठीक बात है। प्राइवेट प्लेसमेंट तब आता है जब क्या फेल हो जाए? राइट इशू। फेल हो जाए तो फिर कंपनी की जरूरत हो जाती है कि सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को पकड़े और उनको क्या कर दे? शेयर ऑफर कर दे। ठीक बात है, इसमें कोई तकलीफ? नहीं सर। ठीक। अब जब आप सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन की बात करते हो तो यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि कितने लोगों को ऑफर करोगे। ठीक है। तो इस पर बेसिकली लॉ बोलता है कि जब प्राइवेट प्लेसमेंट किया जाएगा तो एक बार में ऑफर जो है वो मैक्सिमम 50 लोगों को किया जाएगा। कितने लोगों को? 50 लोगों को। जैसे बोलते हैं ना, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को शेयर ऑफर कर सकते हो, तो एट मैक्स 50 लोग को कर सकते हो। कितने लोग को कर सकते हो? 50। आप बताओ, आपको इस चीज में कोई डाउट है क्या? नहीं। जब आप इस 50 की लिमिट की बात करोगे तो ये याद रखना, इट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉय। किसको इंक्लूड नहीं करते? एम्प्लॉय। क्योंकि एम्प्लॉय को तो स्वेट इक्विटी किया जाता है या ESOP किया जाता है ना। सही बात है गलत? यस। एम्प्लॉय को नहीं गिनते हैं। और दूसरी बात, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को नहीं गिनते हैं। किसको नहीं गिनते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोरोवर्स। सर अब ये क्या होता है ये भी थोड़ा सा हम लोग को बता दो। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर किसको बोलते हैं? ठीक है, ध्यान से सुन लेना, अच्छे समझ लेना किसको बोलते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज। क्या है? सेबी के पास रजिस्टर्ड बॉडी है जिनको ये अलाउ किया गया है कि वो कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कंपनियों में इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ये कौन सी एंटिटीज होती हैं? तो जैसे होते हैं बैंक। क्या होते हैं? बैंक। बैंक। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, उसके बाद पेंशन फंड्स,
ठीक है। उसके बाद इसमें आते हैं प्रोविडेंट फंड्स, एनबीएफसीज, म्यूचुअल फंड। ये सब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनको भी पैसा कमाना होता है। ठीक है, तो ये क्या कर सकती है, कंपनियों में पैसा लगाती है बड़ी बड़ी, तो इनको एक टर्म दे दिया जाता है, इन सबको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वालिफाइड institutional buyer. तो कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो सेबी के पास रजिस्टर्ड है, किसके पास रजिस्टर्ड है? सेबी। सेबी के पास रजिस्टर्ड है, और जो दूसरी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करती है उसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बोलते हैं। आप बताओ कोई दिक्कत इसको लेकर मन में? No, नहीं sir. सर। तो ये पढ़ना, प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी मेड ओनली टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड whose number shall not exceed कितना? 50। ठीक है, एक्सक्लूडिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं। No, sir. आपकी जैसे इतना पढ़ दिया तो नीचे ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्लैरिटी आई कि नहीं आई? हाँ। अच्छे से किया था अधूरा। नेक्स्ट प्रोविजन, अगर आपको प्राइवेट प्लेसमेंट में अप्लाई करना है तो आप जो मनी पे करोगे एप्लीकेशन में, वो बाय चेक करोगे और डिमांड ड्राफ्ट करोगे, या किसी बैंकिंग चैनल से करोगे, कैश से नहीं करोगे। तो जो भी पेमेंट आएगी प्राइवेट प्लेसमेंट में वो चेक या डीडी से आएगी या कोई और बैंकिंग चैनल से, पर कैश का इस्तेमाल नहीं होगा। आप बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। No, sir. और कंपनी भी इस पैसे का इस्तेमाल तब तक नहीं करेगी जब तक वो उन लोगों को शेयर अलॉट नहीं कर देती, और इसका डिटेल आरओसी को कौन से फॉर्म में नहीं दे देती? PS3 में नहीं दे देती, तब तक इस पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ईमानदारी से बोलो कोई दिक्कत? नहीं। No, sir. कोई डाउट आया क्या? नहीं चक्राए सर। तो नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, ये बता दो। क्लियर है? हाँ आया ना? तो इतना करो आज, ठीक है? जितना मैंने टिक किया सिर्फ उतना पढ़ लो। कर पाओगे? सर। हाँ बेटा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को क्यों नहीं इंक्लूड करते प्राइवेट प्लेसमेंट में? क्या? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को क्योंकि अपने आप में इतनी बड़ी एंटिटीज है कि जितनी आपकी फंड रिक्वायरमेंट है अलग से खुद ही पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए एक सेपरेट टाइप का इशू लाया जाता है जिसको QIP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या? QIP बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनके इशू को? QIP। QIP का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इनके लिए एक अलग तरह का इशू ही रखा जाता है जहाँ स्पेसिफिकली इनको ही शेयर बांट दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए इनको प्राइवेट प्लेसमेंट में से देने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं। मेरी बात अच्छे से समझ आई? हाँ। अब एकदम शांत मन से जितना पढ़ा है वो पढ़ डालना। आज क्वेश्चन आंसर बनाएंगे रात को हम, ठीक है? Yes, sir. ये करो आप लोग, काफी है। सेटिंग अप में क्या पढ़ेंगे, मतलब रिवीजन में? पार्ट सी से शुरू करते हैं, पार्ट ए से करें? पार्टी। पार्ट ए से करते हैं, ठीक है? यस सर। ये कर लो, काफी आ जाए। बाय सर। बाय। Thank you, sir.